मौसम से जुड़ी बड़ी खबर के साथ प्रदेश में जारी कड़ाके की सर्दी। आज भी 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 21 जिलों में घना कोहरा छाने के आसार भी जताए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऐसे में कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। 21 जिले ऐसे हैं जहां पर घना कोहरा छाने के आसार है और ऐसे में आज प्रदेश के 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। बहुत सावधानी के साथ आपको अपने वाहनों को चलाना है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा कोहरा है। ऐसे में बड़े हादसों को ये कोहरा न्योता दे सकता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि सावधानी के साथ घरों से बाहर निकलें और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। खासतौर पर बुजुर्गों का अपना ख्याल रखने की बेहद जरूरत है। बच्चों के लिए भी जाहिर तौर पर जब कोई खास काम ना हो तो बाहर ना निकाले। 21 जिलों में घना कोहरे जाने के आसार। ऐसे में विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी। रफ्तार पर ब्रेक लगती हुई वाहनों की नजर आ रही है। सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों की, जहां पर देखिए किस तरह से हेडलाइट का इस्तेमाल करते हुए वाहनों को चलाना पड़ रहा है चालकों को। इसके साथ साथ जगह जगह अलाव का सहारा भी सर्दी से बचने के लिए लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा का पूरा शहर इस वक्त कोहरे की धुंध में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। आज भी प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है तो सर्दी से अभी आपको निजात नहीं मिलने वाली है। 21 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट का मतलब कुल मिलाकर यह है कि सर्दी का सितम अभी जारी रहने वाला है। तो ऐसे में बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चे निकले। और जिस तरह से जो स्कूल जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं उन लोगों के लिए जरूरी है कि अपने आप को पूरी तरह से ढक कर निकले। तो प्रदेश में जारी है कड़ाके की सर्दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 21 जिलों के लिए घना कोहरा छाने की संभावना है। येलो अलर्ट का मतलब यही है कि कोहरा रहेगा, विजिबिलिटी कम होगी, रफ्तार पर ब्रेक और ऐसे में वाहन को देखिए किस तरीके से हेडलाइट का इस्तेमाल करते हुए वाहन चलाते हुए चालक नजर आ रहे हैं। दौसा से अब आपको बड़ी खबर देंगे जहां पर रात भर बाघ का डर देखने को मिला है। महूखेड़ा गांव में बताया जा रहा है कि बाघ पूरी रात भर गांव के स्कूल में रही वन विभाग की टीमें। आज फिर टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। कल दिन भर सरिस्का, रणथंभौर और जयपुर की टीम कोशिश करती रही। दौसा के डीएम खुद देवेंद्र कुमार, एसपी रंजीता शर्मा सहित पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी कल ट्रैंकुलाइज का जो ऑपरेशन चल रहा था उस दौरान मौजूद रहे। देखिए आपको सफेद घेरे में दिखा रहे हैं रेड एरो, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा ये बाघ जो रात भर लोगों की नींद में खलल डालता रहा है। दौसा में ये इस वक्त भय का माहौल है। खासतौर पर महूखेड़ा के गांव के लोग सो नहीं पा रहे हैं। गांव के स्कूल में वन विभाग की टीमें वहां पर मौजूद रही ताकि ट्रैंकुलाइज टाइगर को कराया जा सके। आशीष हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। आशीष, फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? कुछ बाघ की मूवमेंट पता चल पाई है? बिल्कुल, कल सुबह इस टाइगर का मूवमेंट महूखेड़ा गांव में देखा गया था और दिन भर महूखेड़ा और निहालपुरा गांव में ये टाइगर रहा। रणथंभौर, सरिस्का और जयपुर की वन विभाग की टीमें ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास करती रही। ड्रोन से पूरे जो इस टाइगर है इसकी इस पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन पूरे दिन भर इसको ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सका। एक बार जरूर बेहोशी का इंजेक्शन इस जो टाइगर है इस पर मारा गया था, लेकिन उसके बाद भी वह ज्यादा हमलावर हो गया और 3 लोगों को उसने जख्मी किया। इतना ही नहीं, वन की टीमों पर भी उन्होंने गाड़ियों पर हमला किया, जिसके कारण कई गाड़ियों के शीशे टूट गए, बोनट पर वो चढ़ गया। ऐसे में काफी आक्रामक नजर आ रहा है जो टाइगर है। लेकिन जैसे ही कल अंधेरा हो गया था तो ट्रैंकुलाइज का जो ऑपरेशन था उसको रोकना पड़ा था और अब वन विभाग की टीमें जो गांव का स्कूल है वहां पर मौजूद है। साथ ही गांव वालों से अपील की गई थी कि रात के समय वे घरों से बाहर नहीं निकले। अब जैसे ही वापस उजाला होगा, दिन निकलेगा तो उसके बाद में एक बार फिर ट्रैंकुलाइज के प्रयास किए जाएंगे। हमने देखा सरिस्का, रणथंभौर और जयपुर की टीमें भी लगातार कोशिशें कर रही हैं। खासतौर पर एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है ताकि जल्द से जल्द ट्रैंकुलाइज किया जाए। एडवाइजरी भी क्या गांव के लोगों के लिए जारी की गई है इस बाबत? बिल्कुल, कल दिन भर जो गांव के लोगों को समझाइश की जा रही थी, लेकिन गांव के लोग क्योंकि नववर्ष का पहला दिन था, ऐसे में टाइगर को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ गए थे। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ तो पूरे प्रशासन ने गांव वालों को यह अपील की थी कि वे घरों से बाहर नहीं निकले, किसी भी परिस्थिति में घर से बाहर नहीं निकले। ऐसे में रात भर जो ग्रामीण है वो बह के साये में रहे हैं
अब वापस एक बार फिर इसको ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास होगा, लेकिन जो टाइगर है वो काफी आक्रामक नजर आ रहा है। जिसको भी देखता है उसकी तरफ वो हमला करने के लिए दौड़ता है। इतना ही नहीं, जो वन विभाग की टीमें जो प्रयास कर रही थी उन पर भी काफी बार हमला करने का कल प्रयास किया था। ऐसे में आशीष, लेकिन आप बता रहे कि कहीं कहीं बागी नजर आ रहा है ये बाघ, जब हमला करने की कोशिश रेस्क्यू टीम पर भी कर रहा है। क्या कोई रणनीति में भी बदलाव करने की कोशिश आज रेस्क्यू टीम की रहेगी? बिल्कुल, आज ड्रोन कैमरे से, क्योंकि कल शाम को ड्रोन कैमरे मंगवाए गए थे, कल शाम को ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही थी। अब ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जाएगी। साथ ही क्योंकि 3 टीमें अब आ चुकी हैं तो 3 तरफ से घेरा बनाकर उसको बेहोशी के जो इंजेक्शन जो ट्रैंकुलाइज गन के माध्यम से लगाए जाते हैं, तो ट्रैंकुलाइज गन के माध्यम से बेहोशी के इंजेक्शन लगाए जाएंगे ताकि उसको आशीष, लेकिन तैयारी तो पूरी है, बावजूद इसके अब तक ट्रैंकुलाइज नहीं किया गया है टाइगर को। और बड़ी बात यह है कि बाघ जो है वो स्कूल के आसपास लास्ट इसका मूवमेंट देखने को मिला है, तो ऐसे में लोगों की तो होश उड़े हुए होंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से लोगों के होश उड़े हैं, क्योंकि गांव के 3 लोग जख्मी हैं। एक जयपुर में एडमिट है जो जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है, क्योंकि ये जो टाइगर है ये सरिस्का से रास्ता भटक कर इधर आया है और सरिस्का से करीब 40 किलोमीटर दूर ये जो महूखेड़ा और निहालपुरा जो 2 गांव हैं जो बैजूपाड़ा इलाके में आते हैं, इन गांवों में इनका मूवमेंट है। और वो नजर आ रहा है क्योंकि कल एक खेत से दूसरे खेत में भागता दौड़ता हुआ नजर आया था। पूरे गाँव वाले भयभीत थे, प्रशासन भी काफी चिंतित था, क्योंकि साल के पहले दिन कोई बड़ी घटना नहीं हो जाए, इस कारण कलेक्टर और एसपी खुद मौके पर मौजूद रहे थे। दिन भर ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अंधेरा होने के बाद टाइगर को ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंधेरे में दिखाई नहीं देता, उससे ज्यादा हानि होने की संभावना थी। लेकिन अब वापस ट्रैंकुलाइज का प्रयास किया जाएगा। भाजपा के विधायक भी वहां मौके पर रात में भी मौजूद रहे हैं। जो स्थानीय विधायक राजेंद्र मीणा है वो मौजूद रहे। उन्होंने गाँव वालों को आश्वस्त किया कि किसी प्रकार की अनहोनी नहीं होने दी जाएगी। फिलहाल कोशिश यही है कि टाइगर को कैसे भी ट्रैंकुलाइज किया जाए। बिल्कुल आशीष, नजर बनाए रखिए, लेकिन इन सबके बीच में बताइए कितना किलोमीटर का दायरा होगा जहां पर भय का माहौल इस वक्त बना हुआ है, और कितने कर्मचारी इस पूरे रेस्क्यू टीम को अंजाम देने में लगे हुए हैं? बिल्कुल, क्योंकि वन विभाग की 3 टीमें हैं, साथ ही दौसा जिले का जितना भी वन विभाग का जाब्ता है वो मौके पर मौजूद है। यूं कहा जा सकता है कि करीब 100 से अधिक वन विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं। और इसके अलावा दौसा पुलिस की बात करें तो करीब 8 से 10 थानों की पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर कल मौजूद रहे हैं। और रात को भी 4 थानों की पुलिस को गांव में तैनात किया गया है, ताकि ग्रामीण घरों से बाहर नहीं निकले और किसी भी प्रकार का कोई जो टाइगर है वो किसी पर हमला नहीं करते, ये कोशिश की गई है। हालांकि अभी तक जो हमने फोन पे सुबह बात की है तो इस प्रकार का कोई समाचार नहीं मिला है कि टाइगर ने किसी पर हमला किया हो। लेकिन ये जरूर है कि जो गाँव वाले हैं उनको रात पर नींद तक नहीं आई है और काफी भयभीत होकर पूरी रात बिताई है। आशीष, ये इलाका किस तरीके का? आप बता रहे कि सरिस्का के आसपास के ही कितने गांव होंगे जहां पर ये बाकी मूवमेंट लगातार देखने को मिल रही है, और कब से ये खौफ है? देखो, सरिस्का से जुड़ा हुआ यह इलाका नहीं है, लेकिन बहुत गंभीर बात है कि करीब 40 किलोमीटर दूर सरिस्का से है, क्योंकि सरिस्का का जो इलाका है होता है जो गुड़ाकटला मुही दौसा जिले का यही इलाका होता है, जिसमें पहले भी 1-2 बार टाइगर का मूवमेंट देखा गया था। लेकिन अब जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है ये बिल्कुल ठीक है। आशीष, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और जिस कवायद का कोई नतीजा नहीं निकले उसे भला क्या कहा जाए। प्रदेश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का भी यही हाल रहा। कोटपुतली के भड़ियाली ढाणी में गहरे बोरवेल में गिरी चेतना को 10वें दिन डेड बॉडी की शक्ल में बोरवेल से बाहर निकाला गया। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का नतीजा 0। डेली नए प्लान, सब रहे नाकाम। प्लान बी ने भी तोड़ा दम। 23 दिसंबर को बोरवेल में गिरी थी चेतना। 10वें दिन सूबे का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया, लेकिन 3 साल की मासूम को सही सलामत निकालने की कोशिश नाकाम रही। ये जो बोरवेल था जहाँ बच्ची फंसी हुई थी उसी जगह से वो बोरवेल टिल्ट था थोड़ा, इसकी वजह से जैसे बच्ची सीधा ही कहीं जाते जाते एकदम बोरवेल टिल्ट हुआ और वही वो फंस गई। उसके साथ में जो मिट्टी आई इसमें और कोई भी नहीं, सिर्फ मिट्टी के कंकड़ गीली मिट्टी के साथ और उसके जो कपड़े थे वही फंसे हुए थे। अंगुली से धीरे धीरे हमने मिट्टी को चारों तरफ से हटाते गए और धीरे धीरे हमने अपनी गोद में अपनी बहन को, अपनी बिटिया को लेके आए। 3 साल की हंसती खेलती चेतना डेड बॉडी की शक्ल में बोरवेल से बाहर आई। एनडीआरएफ के जवान महावीर जाट सफेद कपड़े में लपेटकर चेतना को बाहर लेकर आए। इसके तुरंत बाद चेतना को एम्बुलेंस से कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने चेतना को मृत घोषित कर दिया। चेतना को निकालने की 5 से ज्यादा कोशिशें नाकाम साबित हुई।
23 दिसंबर की दोपहर 2 बजे 3 साल की मासूम चेतना अपनी बड़ी बहन के साथ खेलने के लिए निकली थी। पास में ही उसके पिता बोरवेल से पाइप निकलवा रहे थे। चाय पीना कितना महंगा पड़ सकता है ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो चाय पीने के लिए अपने घर पहुंचे, पीछे से चेतना बोरवेल में गिर गई। 23 दिसंबर दोपहर 1:50 पर कोटपुतली के किरतपुरा क्षेत्र में बड़ियाली ढाणी में चेतना बोरवेल में गिरी। दोपहर 2 बजे परिजनों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। शाम 5:15 बजे एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। शाम 6 बजे एनडीआरएफ की टीम पहुंची। रात 8:45 पर देसी जुगाड़ एक्सपर्ट्स जगराम एंड टीम पहुंची। डेली नए प्लान आए लेकिन सब नाकाम रहे। 24 दिसंबर शाम तक 4 देसी जुगाड़ फेल हो जाने के बाद आधुनिक मशीनों से खुदाई शुरू की गई। इसके बाद खबर मिली कि मासूम 120 फीट की गहराई पर अटकी है। इसी बीच 24 दिसंबर की सुबह के बाद से बच्ची की कोई हरकत नजर नहीं आई। लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। सभी चेतना के लिए चमत्कार की आस लिए सैकड़ों लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के आसपास रत जगह करते रहे। वैसे ऑपरेशन की नाकामी की बड़ी वजह अत्याधुनिक संसाधनों की कमी भी कही जा सकती है। सोचा था कि मिट्टी मिल सकता है, लेकिन मिट्टी नहीं था और पत्थर में भी जो हार्ड वाला पत्थर था, तो चिपिंग एमआर काफी भारी होने की वजह से जब हम उस पर रखते थे तो वो उछल के दाएं बाएं चला जाता था। फिर हमने अपने प्लान चेंज किया, धीरे धीरे हमने बड्डी वाइज सिस्टम बनाया। एक बड्डी सपोर्ट करता था, दूसरा बड्डी उसको तोड़ता था पत्थर को। रेस्क्यू ऑपरेशन के फेल होने की 5 बड़ी वजह गिनाई जा रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आरोप प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं। प्रशासन ने फैसले लेने में देरी की। नाकामी के लिए स्थानीय लोग प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते नजर आए। अब तक मिली नाकामी के लिए लोग स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने निर्णय लेने में देरी की। बच्ची जब सोमवार को बोरवेल में गिरी थी, उसको देसी जुगाड़ जितने भी लगाए गए उससे 20 फुट हुक के जरिए बाहर भी निकाल लिया गया, लेकिन बच्ची वहीं फंसकर रह गई। जमीन के अंदर मौजूद पत्थर की परत, देसी जुगाड़ पर अत्यधिक निर्भरता, संसाधनों की कमी, घटनास्थल पर पहुंचने में भी दिक्कत, सर्दी बरसात और खराब मौसम के चलते बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। स्टार्टिंग में जो ए प्लान था उसके तहत उसको लॉक करना संभव नहीं हुआ। बी प्लान था, उसमें बहुत सारी जो है दिक्कतें आई। बीच में पाइलिंग मशीन जो है पत्थर काटने में काफी टाइम लग गया। उसके अलावा केसिंग डालने में टाइम लग गया। बारिश आ गई, मौसम खराब हो गया। उसके अलावा जो है 161 तक ही जो है केसिंग जा पाई, आगे केसिंग पहुंचना संभव नहीं था। तो बाद में जो है बिना केसिंग के जो है सेफ्टी के साथ जो टनल बनाई गई, पहले 8 फीट की टनल बनानी थी, लेकिन 12 फीट की टनल बनानी पड़ी। उसका कारण यह था कि एक्चुअल में बोरवेल टिल्ट थी और दूसरी साइड में हो गई थी। उसके लिए हमको एक्स्ट्रा टाइम लगा, पूरी रॉक काटनी पड़ी, चट्टान काटनी पड़ी। लगातार जो है उसके लिए 3 दिन तक कटिंग चलती रही और उसके बाद आखिरकार जो हमने बच्चे को निकालने में सफलता। बोरवेल में गिरकर जान गंवाने वालों में चेतना पहली और आखिरी नहीं है। ऐसे हादसों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। खेत खलिहान और आंगन में खुले पड़े बोरवेल में गिरने से देश में हर साल औसतन 50-60 लोगों की मौत हो जाती है। हालात इसलिए भी गंभीर है क्योंकि बच्चों को बाहर निकालने के लिए अभी तक कोई स्पेशलाइज्ड या रोबोटिक सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। इसलिए इस तरह के मामलों को लेकर अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटपुतली से हीरालाल सैन की रिपोर्ट। उदयपुर में पुलिस ने 31st की पार्टी में एक होटल पर छापा मारा। पुलिस ने रेव पार्टी बताते हुए होटल से 13 युवतियों सहित 40 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यहां पर हो रहे काम को अनैतिक काम पर छापा मारा और होटल से अवैध गांजा शराब बरामद की है। पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी। उदयपुर में प्रतापनगर थाना क्षेत्र के ढीकली गांव में केसर विला होटल में नए साल 2025 की पूर्व संध्या पर रेव पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पार्टी में अवैध शराब ग्राहकों को पीने के लिए दी जा रही है। अनैतिक काम भी हो रहे हैं। पार्टी के लिए 3 स्टार कैटेगरी रूम, इवनिंग पार्टी और साथ ही आयोजकों के से ये पैसे लिए गए थे और बताया जा रहा है कि आयोजकों ने ये लोगों से पैसे लिए थे, जिसके बाद टीम ने होटल केसर विला पर दबिश दी और 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
तो फिलहाल हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो सभी 40 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। मुंबई इंदौर से डांसर्स बुलाए गए थे इस पार्टी में। नए साल के जश्न में लड़के लड़कियां अश्लील डांस करते हुए नजर आ रहे थे और फर्श पर जो है नोट बिखरे हुए थे, इसमें ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये एक बहुत बड़ी रेप पार्टी थी जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। और दौसा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर ट्रेलर ने स्लीपर बस को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। नांगल राजावतान थाना पुलिस मौके के लिए रवाना हुई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह सड़क हादसा हुआ है। जिला अस्पताल में घायलों को लेकर पहुंची एम्बुलेंस। पहले एम्बुलेंस में 7 घायल पहुंचे जिला अस्पताल। मौके पर पहुंची 5 एम्बुलेंस की गाड़ियां कम पड़ गई। अब दौसा से अन्य एम्बुलेंस को भी रवाना किया जा रहा है। काफी संख्या में लोग हादसे में घायल भी हुए हैं। तो ट्रेलर ने स्लीपर बस को टक्कर मारी। ये वही स्लीपर बस आपको तस्वीरों में नजर आ रही है जो हादसे का शिकार हुई है। कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। नांगल राजावतान थाना पुलिस मौके पर रवाना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का ये इलाका है जहां पर ये सड़क हादसा हुआ है। तो जिला अस्पताल में घायलों को लेकर पहुंची एम्बुलेंस। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। पहले एम्बुलेंस में 7 घायल पहुंचे जिला अस्पताल। मौके पर पहुंची 5 एम्बुलेंस की गाड़ियां भी कम पड़ गई हैं। तो आप समझ सकते हैं स्लीपर बस में क्योंकि बहुत अधिक संख्या में लोग बैठे हुए थे और जब ये एक्सीडेंट हुआ है तो इसमें कई लोग जो है वो घायल हुए हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये वो सड़क हादसे की बस है जो आगे से आप देख सकते हैं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। अब फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। आशीष हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। आशीष, एक बहुत बड़ा सड़क हादसा जहां पर एक ट्रेलर ने बस को टक्कर मारी है। किस वक्त की ये पूरी घटना है? कितने लोग घायल हैं? बिल्कुल, अभी करीब आधा घंटे पहले की पूरा घटनाक्रम है और ये जो बस है ये स्लीपर बस थी और अधिकतर जो यात्री है वो सुबह के समय सो रहे थे। इसी दौरान ट्रेलर से ये बस टकराई है और इस हादसे में जो बस के जो सवार लोग हैं वो अधिकतर लोग घायल हुए हैं और मौके पर एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। शुरुआत में 5 एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंची थी लेकिन वो गाड़ियां कम पड़ गई हैं और भी अतिरिक्त गाड़ियां दौसा से भेजी जा रही हैं। साथ ही जो पहली एम्बुलेंस की गाड़ी घायलों को लेकर जिला अस्पताल में अभी कुछ मिनट पहले पहुंची है जिसमें 7 घायल आए हैं और बाकी अन्य जो घायल हैं उनको भी लाया जा रहा है। मौके पर नांगल राजावतान थाना पुलिस पहुंच गई है क्योंकि ये जो घटनाक्रम है ये नांगल राजावतान थाना क्षेत्र के लाहड़ी का बास में हुआ है और उसके बाद में जो NHAI की टीमें हैं और NHAI की जो पुलिस है वो मौके पर भी पहुंच गई है। अब वो कोशिश ये की जा रही है कि घायलों को तत्काल दौसा जिला अस्पताल भिजवाया जाए। फिलहाल दोनों वाहन एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं। दोनों वाहनों को हटाने के लिए भी अब क्रेन बुलवा ली गई है ताकि यातायात को सुचारू किया जा सके। लेकिन आशीष, आप बता रहे कि आधे घंटे पहले यह हादसा हुआ। हादसे का कारण क्या रहा? क्या धुंध था, कोहरा था, ओवर स्पीड था? बिल्कुल, अभी तक तो मौके पर इतनी जबरदस्त कोहरा तो देखने को नहीं मिल रहा है। समय कोहरा तो इसका कारण नहीं माना जाएगा क्योंकि हल्का कोहरा है लेकिन हो सकता है कि ओवर स्पीड इसका कारण रही हो। लेकिन पहला पुलिस का ये कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जाएगी। जो एक्सप्रेसवे पर जो CCTV लगे हुए हैं उनको चेक किया जाएगा कि किसकी गलती रही है, कौन तेज स्पीड से चल रहा था। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता ये है कि जो घायल लोग हैं उन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल भिजवाया जाए। घायलों को इस बस से बाहर निकाला गया? आशीष, बिल्कुल, घायलों को सभी को बस से बाहर निकाल लिया गया है और एम्बुलेंसों के माध्यम से दौसा जिला अस्पताल के लिए रवाना। नजर बनाए रखिएगा। आपको बता दें कि क्रेन पहुंच रही है ताकि वाहनों को भी यहां से हटाया जाए, ट्रैफिक यहां पर फ्री हो सके। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। मंगलवार को जयपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने मंत्रिमंडल और संगठन में बदलाव को स्वाभाविक प्रक्रिया बताया है, जिस पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त आपसी खींचतान और गुटबाजी चरम पर है, जो बताती है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी बयान दे रहे हैं वो इसका एक उदाहरण मात्र है। सूबे की सरकार पर कांग्रेस का हमला नया नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर के बाद इस हमले को अलग नजरिए से देखा जा रहा है तो इसके बड़े गहरे मायने हैं। 31 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में फेरबदल को लेकर पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने जो संकेत दिए थे उसे एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रक्रिया है, पुराने पेड़ सूखे पेड़ गिरेंगे, नए पत्ते उभरेंगे, जवान टीम बनेगी, नए कार्यकर्ता पदों पर होंगे, अनुभवी कार्यकर्ता दायित्वों पर होंगे, नए और पुराने का सम्मिलन होगा, मिलकर के एक मजबूत संगठन बनेगा।
जयपुर एयरपोर्ट पर राजस्थान बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने जो कहा, उसके मायने बिल्कुल साफ हैं। प्रदेश बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जनवरी के पहले सप्ताह तक मंडल और जिला अध्यक्षों के चुनाव होंगे। कार्यकर्ताओं की ताकत पर नीचे तक जाके बूथों का गठन भी कर लिया और अब हम और प्रथम सप्ताह में और मंडलों के चुनाव करवा देंगे। मंडल अध्यक्ष के चुनाव मौके पर मंडल पर ही होंगे। 3 दिन पहले ही नई दिल्ली में संगठन पर्व को लेकर बैठक हो चुकी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नारायण लाल पंचारिया शामिल हुए। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि मंडल और जिला अध्यक्ष के चुनाव में नियमों का पूरा ध्यान रखा जाए। बहरहाल सूखे पेड़ गिरने के बयान पर कांग्रेस हमलावर हुई तो राधा मोहन दास को सफाई देनी पड़ गई। कहना पड़ा कि मीडिया ने उनके प्राकृतिक नियम का राजनीतिक विश्लेषण किया। ये प्रकृति का नियम है और आप इस प्रकृति के नियम को बड़ा मानते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है। मैं क्या आज से 50 साल पहले वही राधा मोहन था जो आज हूँ? तो उस प्राकृतिक नियम का आपने राजनीतिक विश्लेषण किया तो ये आपकी समस्या है, मेरी तो है नहीं। मैंने तो एक नियम बताया कि ये संगठन एक सतत चलने वाली थी। क्या मदन राठौर जी के पहले कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं था? मैं इनके सामने कह रहा हूँ कि आज से 5 साल बाद इनके सामने कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष नहीं होगा? होगा। ये हमारे संगठन की स्थापित प्रक्रिया है। 5 साल 6 साल बाद हम अपने नए लोगों को काम करने का अवसर देते हैं। इसमें कौन सी खबर है, मुझे नहीं मालूम। राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान को भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी 31 दिसंबर को कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल की एक सीमा होती है और सभी विधायक मंत्री नहीं बन सकते। नहीं, ऐसा नहीं है कि अनुभवी लोग मंत्रिमंडल में नहीं है। सारे अनुभवी लोग ही मंत्रिमंडल में हैं। मंत्रिमंडल की एक सीमा होती है ना। हम सारे विधायकों को तो मंत्री बना नहीं सकते। और भाजपा तो ऐसे कार्यकर्ताओं से भरी हुई है ना, सब अनुभवी हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल भले ही ना कहें, लेकिन प्रदेश की सियासत की समझ रखने वाले मानते हैं कि कई मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाकर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन जी अग्रवाल ने कहा है कि पेड़ पे पुराने पत्ते हटेंगे, नए पत्ते आएंगे, हम युवाओं को मौका देंगे। ये अच्छी बात है कि क्या नाम से किसी भी संगठन के अंदर युवाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर राजस्थान के अंदर ये मौका कब मिलेगा? अगर मंत्रिमंडल फेरबदल होता है तो इन विधायकों को मौका मिल सकता है। इन विधायकों की दावेदारी मजबूत है। जसवंत यादव, अरुण चौधरी, कालीचरण सर्राफ, बाबू सिंह राठौर, पब्बाराम बिश्नोई, गुरवीर सिंह बराड़, श्री चंद कृपलानी, पुष्पेंद्र सिंह बाली, अर्जुन लाल जीनगर, जोगेश्वर गर्ग, अजय सिंह किलक, राजेंद्र भांबू, राजेंद्र गुर्जर, अनीता भदेल को मौका मिल सकता है। नियम के अनुसार कुल विधानसभा सदस्यों के अधिकतम 15% सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है। इस हिसाब से राजस्थान में 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में 6 और नेताओं को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।